हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट बीपीएससी टीआरई 4.0 का प्रैक्टिस सेट, और इसमें जो है हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, वो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे हिंदी। तो जिनका भी अभी बीपीएससी टीआरई 4.0 में हिंदी टीजीटी पेपर 1 का एग्ज़ाम है, या जिनका भी 6 to 8 में हिंदी सब्जेक्ट है, उनके लिए जो है ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 3 में जो है पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 3 में जो है टीजीटी पेपर 1 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें जो है हम लोग हिंदी का क्वेश्चन जो है पढ़ने वाले हैं, और इसमें जो है टोटल 18 सेट दिया हुआ है, जिसमें से जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 16 तक पढ़ चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट उसको नहीं पढ़े हैं, वो पिछले वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। और आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 17। इसमें जो है हम लोग पहले हिंदी का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 से जो है 75 तक दिया हुआ है, और एक क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। मनुष्य विधाता की दृष्टि का सर्वाधिक चिंतनशील प्राणी है। उसकी प्रगति के लिए प्रकृति परिवेश सदा मुस्कुराता रहता है। प्रातःकालीन सूर्य की स्वर्णिम किरणें जागरण गीत सुनाती हैं। वाटिका के पुष्प उनका पथ सुरभित करते हैं। वैश्वीकरण में दसों दिशाओं में मानव मार्ग प्रशस्त हो गया है। अब जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 71, मनुष्य विधाता की सृष्टि का सर्वाधिक चिंतनशील प्राणी है में किसकी चर्चा की गई है? तो इसमें जो है मनुष्य की चर्चा की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72, प्रकृति परिवेश किसके लिए मुस्कुराता है? तो प्रकृति परिवेश जो है मनुष्य के लिए मुस्कुराता है। क्वेश्चन नंबर 73, जागरण गीत कौन गा रहा है? तो जागरण गीत जो है किरणें गा रहा है। क्वेश्चन नंबर 74, वाटिका के पुष्प किसका पथ सुरभित करते हैं? तो वाटिका के पुष्प जो है मनुष्य का पथ जो है सुरभित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 75, वैश्वीकरण में मार्ग प्रशस्त होने का क्या अर्थ है? तो वैश्वीकरण में मार्ग प्रशस्त होने का अर्थ है मार्ग में सुलह होना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर के 80 तक दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। मनुष्य अपनी सफलता और प्रसन्नता के लिए बचपन से ही प्रयत्नशील रहता है। सहजानुभूति में गतिशील रहने की ऊर्जा मिलती है। माँ की मुस्कान देख हंसने की इच्छा जग जाती है। पिता की उंगली पकड़कर भागने की इच्छा जग जाती है। साहित्य, चर्चा और सृजन धर्म अपनाने से सरस्वती के उपासक बन जाते हैं। अब जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 76, इसमें किसकी चर्चा की गई है? तो इसमें जो है ऊर्जावान रहने की जो है चर्चा की गई है। तो ऊर्जावान जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 77, गतिशील रहने की ऊर्जा कब मिलती है? तो गतिशील रहने की ऊर्जा सहजानुभूति में मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78, बच्चे को हंसने की इच्छा कब होती है? तो बच्चे को जो है हंसने की इच्छा होती है माँ की मुस्कान देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता की उंगली पकड़कर किसे भागने की इच्छा होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्त की, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है पुत्री की, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है पुत्र की, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पिता की उंगली पकड़कर जो है पुत्री की और पुत्र का जो है भागने की इच्छा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 80, सरस्वती के उपासक कैसे बनते हैं?
तो सरस्वती के उपासक जो है साहित्य चर्चा और साहित्य सृजन से बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर के 85 तक दिया हुआ है और ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। पर्वत के झरझर झरते झरने अपने संगीत से पर्वतीय प्रदेश संगीतमय बना देते हैं। तरंगों से मचलती सरिता अपने निकटवर्ती क्षेत्र को हरा भरा कर देती है। पर्वत से लुढ़कता पाषाण सरिता की गतिशीलता के संग बहकर कल्याणकारी शिव बन जाता है। वनस्पतियों के बीज पक्षियों का संग पाकर दूर दूर पहुंचकर मचलते लता गुल्म और वृक्ष बन जाते हैं। बसंत की भीनी हवा कलियों के ओठों पर मधुर मुस्कान ला देती है। अब जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 81। पर्वतीय प्रदेश संगीतमय कैसे बन जाता है? तो झरने के संगीत से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 82। सरिता का निकटवर्ती क्षेत्र हरा भरा कैसे हो जाता है? तो सरिता का निकटवर्ती क्षेत्र हरा भरा हो जाता है सरिता की जल तरंगों से और सरिता की निकटता से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 83। पत्थर में शिव बनने का क्या अर्थ है? तो पत्थर में शिव बनने का अर्थ है कल्याणकारी होना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 84। वनस्पतियों के लिए नए नए लता गुल्म दूर दूर तक कैसे पहुंच जाते हैं? तो पक्षियों से पहुंच जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85। बसंत में कलियों में मुस्कान क्यों आती है? तो बसंत में कलियों में मुस्कान जो है बसंत की भीनी हवा से आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 से लेकर के 90 तक दिया हुआ है और ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। विधाता की सृष्टि सूरज और चांद की आभा से आलोकित है। सारी सरिता से हरी भरी मानवता से परिलसित है। प्रकृति के अप्रतिम सौंदर्य में मानव के मानवीय भावाकर्षण में विधाता को धरती पर बार बार अवतार लेना पड़ता है। धर्म भूमि संत महात्माओं को पाकर धन्य हो गई है। सत सत नमन है यह पावन दिवस स्थली मातृभूमि की। अब जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 86। विधाता की सृष्टि किस प्रकार आलोकित है? तो विधाता की सृष्टि जो है सूरज और चांद की आभा से आलोकित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 87। किसे परिलसित होने की बात कही गई है? तो परिलसित होने की बात जो है सृष्टि को कही गई है। क्वेश्चन नंबर 88। विधाता को बार बार धरती पर अवतार क्यों लेना पड़ता है? तो विधाता को बार बार धरती पर अवतार लेना पड़ता है मानवीय भावाकर्षण के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 89। यह भूमि धन्य कैसे हुई? तो संत महात्माओं को पाकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 90। किसको सत सत नमन किया गया है? तो मातृभूमि को किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 से 95 तक दिया हुआ है और ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। गुरु मोमबत्ती की तरह जलकर गलकर शिष्य को उजाला देता है। शिष्य गुरु का सानिध्य पाकर सन्मार्ग का पथिक बन जाता है। शिष्य में आत्मविश्वास का आलोक जगमगा उठता है। आत्मचिंतन आत्मविश्वास लक्ष्य तक पहुंचाने का आधार बन जाता है। सफलता का ध्वज उसके मस्तक के पसीने को साफ करने के लिए लहराने लगता है। अब जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 91। गुरु का मोमबत्ती की तरह जलना गलना का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सद्कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन्नित्र पाना का क्या भाव है? तो इसका भाव है छत्र छाया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मविश्वास का आलोक क्या है? तो आत्मविश्वास का आलोक है कर्म पथ पर चलने का सदृढ़ निश्चय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 94, लक्ष्य प्राप्ति का आधार क्या बताया गया है? तो लक्ष्य प्राप्ति का आधार बताया गया है आत्मचिंतन और आत्मविश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तक के पसीने को साफ करने के लिए ध्वज लहराना का क्या भाव है? तो ध्वज लहराना का भाव है सफलता का निश्चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, स्वर संधि शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें जो है कौन स्वर संधि है उसको चूज करना है। तो परोपकार जो है स्वर संधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97, विसर्ग संधि शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें जो है कौन जो है विसर्ग संधि है? तो नमस्ते जो है विसर्ग संधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद का संधि विच्छेद है। तो दयानंद का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा दया जोड़ आनंद, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 99, हिंदी में समास के कितने भेद है? तो हिंदी में समास के जो है 6 भेद है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100, कर्मधारय समास शब्द का चयन करें। तो इसमें जो है कौन जो है कर्मधारय समास है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है नीलकमल, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है चौमासा, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है काली टोपी, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कर्मधारय समास जो है इसमें कौन है? तो नीलकमल और काली टोपी जो है कर्मधारय समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलकंठ में किस समास की योजना है? तो नीलकंठ में जो है बहुव्रीहि समास है। नीलकंठ जो है कौन समास है? तो बहुव्रीहि समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण के शब्द सब्जेक्ट का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो सब्जेक्ट का जो है हिंदी क्या होता है? तो इसका जो है हिंदी होता है कर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण के शब्द भर्व का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो भर्व का जो है हिंदी पारिभाषिक शब्द है क्रिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 104, शुद्ध पारिभाषिक हिंदी शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें जो है कौन जो है शब्द जो है शुद्ध पारिभाषिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 105, वह आज धीरे धीरे चल रहा है। वाक्य में धीरे धीरे व्याकरण के अनुसार क्या है? तो धीरे धीरे जो है व्याकरण के अनुसार है क्रिया विशेषण, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 106, पेड़ पर पक्षी चहचहा रहे हैं। वाक्य में पर किस कारक का चिन्ह प्रयुक्त है? तो पर जो है अधिकरण कारक का चिन्ह है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 107, कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। तो कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है तैयार होना। क्वेश्चन नंबर 108, किस्मत खुलना मुहावरे का अर्थ है। तो किस्मत खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है भाग पलट जाना, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है भागोदय, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है भाग चमकना, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस्मत खुलना का जो है अर्थ होता है भागोदय और भाग चमकना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है ऊपर से मित्रता अंदर से शत्रुता, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें जो है कौन सा वाक्य शुद्ध है उसको चूज करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें भी जो है कौन सा वाक्य शुद्ध है उसको चूज करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 112, मर्यादा पुरुषोत्तम राम वाटिका के खिलखिलाकर हंसते सुंदर फूलों को देखकर हंस रहे थे। वाक्य के विशेषण पदबंध का चयन कीजिए। तो इसमें जो है कौन जो है विशेषण पदबंध है? तो खिलखिलाकर हंसते सुंदर, ये जो है विशेषण पदबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भयंकर तूफान के झोंके की तरह भाग गया। वाक्य में कौन सा पदबंध है?
तो इस वाक्य में जो है क्रिया विशेषण पदबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। वाच्य के कितने भेद हैं? तो वाच्य के जो है 3 भेद हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और वाच्य के जो है 3 भेद कौन कौन है? पहला जो है कर्तृवाच्य होता है, दूसरा कर्मवाच्य होता है और तीसरा भाववाच्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। उससे पढ़ा नहीं जाता वाक्य में किस वाच्य की योजना है? तो इसमें जो है कौन सा वाच्य है? तो भाववाच्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 116। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के जो है 3 भेद हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं लिख रहा हूँ और आप हंस रहे हैं, संरचना के आधार पर वाक्य रूप बताइए। तो मैं लिख रहा हूँ और आप हंस रहे हैं, कौन सा वाक्य है? तो ये जो है संयुक्त वाक्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 118। मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे धीरे, इस पद्यांश में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इस पद्यांश में जो है लक्षणा शब्द शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, इन पंक्तियों में किस अलंकार की योजना है? तो इस पंक्ति में जो है रूपक अलंकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें किस अलंकार की योजना है? तो इसमें जो है कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है उपमा अलंकार है, तो उपमा जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति कटु वचन कहती के कई, मानहु लोन जरे पर दे, इस पद्यांश में किस अलंकार की योजना है? तो इस पद्यांश में जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 122। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बुढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, इस पद्यांश में किस अलंकार की योजना है? तो इस पद्यांश में जो है विरोधाभास अलंकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 123। अर्थालंकार की परिभाषा है, तो अर्थालंकार की जो है इसमें अर्थालंकार की जो है परिभाषा क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें कल्पना का भी आधार हो सकता है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें भाव पक्ष की प्रधानता होती है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें अर्थगत चमत्कार होता है। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अर्थालंकार में जो है इसमें भाव पक्ष की प्रधानता होती है और इसमें अर्थगत चमत्कार होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 124। छंद की परिभाषा का स्वरूप है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कविता में मति की योजना छंद है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है कविता में मात्रा की योजना छंद है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है कविता में वर्णों की योजना छंद है। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो छंद की परिभाषा का स्वरूप है कविता में मति की योजना छंद है, कविता में मात्रा की योजना छंद है, और कविता में वर्णों की योजना छंद है, तो ये तीनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 125। अस कही फिर चितैत ही ओरा, सिए मुख शशि भय नयन चकोरा, इसमें किस छंद की योजना है? तो इसमें जो है चौपाई है, यह जो छंद जो है क्या है? तो चौपाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 126। दोहा छंद में मात्रा विधान क्या है? तो दोहा छंद में जो है मात्रा विधान है प्रथम तृतीय चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 127। इंद्रवजा छंद की परिभाषा है,
तो इंद्रवजा छंद की परिभाषा क्या होता है? तो 11 वर्णों की योजना में तगन, तगन, जगन और 2 गुरु होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 128, बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। इसमें किस छंद की योजना है? तो इसमें जो है कौन सा छंद है? तो इसमें जो है उपेंद्र ब्रज छंद है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 129, बना रहे प्रेम सदा स्वदेश का तथा रहे ध्यान सदा स्वदेश का, बुरा हमरा न कभी चरित्र हो, विचारधारा अति ही पवित्र हो। इसमें किस द्वंद्व की योजना है? तो इसमें जो है मालिनी द्वंद्व की योजना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 130, आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या जो है 10 मानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 131, मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निकरचो मुकुंद मधुबन ते। इसमें किस काव्य गुण की योजना है? तो इसमें जो है माधुर्य गुण की योजना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंड कटत कहूँ रुंड नटत कहूँ सुंड पटत धन, गिद्ध लसत कहूँ सिद्ध हसत सुख वृद्धि रसत मन। इसमें किस काव्य गुण की योजना है? तो इसमें जो है ओज काव्य गुण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 133, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 134, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियते मई, यह अछू है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी, जो हवे लंबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत पोछत, नागिन सी मुँह लोटी। इसमें किस रस की अभिव्यक्ति होती है? तो इसमें जो है वात्सल रस की अभिव्यक्ति होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 135, रणबीच चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। इन पंक्तियों में किस रस की योजना है? तो इस पंक्ति में जो है वीर रस है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 136, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है 4 काल में बांटा गया है। और कौन कौन काल में बांटा गया है? तो आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 137, कबीरदास का जन्म कब हुआ था? तो कबीरदास का जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, विद्यापति की भाषा क्या थी? तो विद्यापति का जो है भाषा है वो मैथिली है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 139, मैया मैंने ही माखन खायो, ख्याल परे पे सखा सबे मिली मेरे मुख लपटायो। किसकी पंक्तियां हैं? तो ये जो है पंक्ति है सूरदास की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 140, तुलसीदास श्री रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो तुलसीदास श्री रामचरितमानस में जो है 7 कांड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141, रीति काल के कवि नहीं है। तो कौन जो है इसमें रीति काल के कवि नहीं है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है रीति काल के कवि नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 142, आधुनिक काल का प्रारंभ किस सन से माना गया है? तो आधुनिक काल का प्रारंभ जो है 1850 ईस्वी से माना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 143, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो द्विवेदी युग का नामकरण जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 144, किस कवि को राष्ट्र कवि से संबोधित किया जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को जो है राष्ट्र कवि से संबोधित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 145, सुभद्रा कुमारी चौहान किस रस की कवित्री है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वीर रस की कवित्री है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 146, दुनिया कैसी बौरी पत्थर पूजन जाए, घर की चिकिया कोई न पूजे जिसका पिसा खाए। किस कवि की पंक्ति है? तो ये जो है कबीर दास की पंक्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 147, गोदान किसका लिखा उपन्यास है? तो गोदान जो है प्रेमचंद का लिखा हुआ उपन्यास है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 148, शतरंज के खिलाड़ी किस विद्या की रचना है? तो शतरंज के खिलाड़ी जो है एक कहानी है। तो कहानी जो है नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 149, पुष्प की अभिलाषा किसकी कविता है? तो पुष्प की अभिलाषा जो है माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से उपन्यास कीर्ति का चयन कीजिए। तो इसमें जो है कौन उपन्यास है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है उसने कहा था। तो उसने कहा था जो है कहानी है। सेकंड में दिया हुआ है गोदान। गोदान क्या है? तो गोदान जो है एक उपन्यास है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है कर्मभूमि। कर्मभूमि क्या है? तो कर्मभूमि भी उपन्यास है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बीपीएससी टीआरई 3 में जो है टीजीटी पेपर 1 हिंदी में जो है इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसको जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग नेक्स्ट सेट को पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी बीपीएससी टीआरई 4.0 में टीजीटी पेपर 1 हिंदी का एग्ज़ाम है या जिनका भी 6 to 8 में हिंदी सब्जेक्ट है उनके लिए जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो इसको जितना हो सके उतना आप रिवीजन कीजिएगा।